डीडी किसान, बदलते भारत की शान। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जो कि कुछ जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित होती हैं। अगर किसी तरह की परेशानी आपको हो रही है, किसी तरीके की बीमारी है और अगर आप उसका कुछ निवारण चाहते हैं, अगर आप उसके लिए कुछ सुझाव चाहते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आएं जिससे कि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त सर्दी का मौसम है, प्रदूषण में भी जो है वो लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में सबसे पहले सर्दी की चपेट में जो आते हैं वो होते हैं छोटे बच्चे। सर्दी, जुकाम, नज़ला, बुखार, ये तमाम परेशानियां जो है वो बच्चों को इस मौसम में होती ही हैं और ऐसे में माता पिता परेशान होकर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। आज का हमारा विषय यही है। हम आइए आपको बता दें कि आज जो है हम विस्तार से इस विषय में जो है वो बातचीत करने वाले हैं और हम आपको एक बार बता दें कि आज हम बात करेंगे सर्दियों में बच्चों की बीमारियां और उनका निदान जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। और अगर आपके मन में इस विषय के संबंध में कोई भी प्रश्न उठता है, आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं, तो टोल फ्री नंबर्स जो हैं वो आप हमारे लिख लीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060, 1800-113061। जब भी आप इन नंबर्स पे फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क जो है वो नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा। केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। इसी के साथ हमारा ईमेल आईडी भी है। अगर हमारा फोन लाइन बिजी जाता है तो ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com पर। अपना नाम, अपना सवाल और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें अगर आप ईमेल के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। तो आइए आपका परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार देवता जी। आप विभागाध्यक्ष हैं बाल रोग विभाग, VMMC और सफदरजंग अस्पताल में। वहीं दूसरी ओर मौजूद हैं डॉक्टर कमल कुमार सिंगल जी। आप प्रोफेसर हैं बाल रोग विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम में। तो फिर देर किस बात की, कार्यक्रम में सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं भूमि। सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंड तो लाता ही है, लेकिन इसी के साथ कई तरह की श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आज हम इन्हीं मौसमी बीमारियों के बारे में बात करेंगे। जी भूमि, सबसे पहले बात करते हैं राइनो वायरस की, जिसे आम भाषा में सामान्य सर्दी कहा जाता है। करीब 200 तरह के राइनो वायरस बच्चों और बड़ों दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना, गले में खराश और भूख कम लगना शामिल है। आमतौर पर इसका असर 5 से 14 दिनों तक रहता है। इसके बाद आता है फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा, जो सर्दियों में होने वाला बेहद संक्रामक रोग है। बच्चों में यह सर्दी के मौसम की सबसे आम और गंभीर बीमारियों में से एक मानी जाती है, जो फेफड़ों और वायु मार्ग को प्रभावित करती है। फ्लू का असर आमतौर पर 1 हफ्ते से कम रहता है, लेकिन कभी-कभी यह ज्यादा दिनों तक भी परेशान कर सकता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं तेज बुखार, शरीर और सिर में दर्द, गले में खराश, थकान, बढ़ती हुई खांसी और नाक का बहना या बंद होना। एक और गंभीर बीमारी है निमोनिया, जो बैक्टीरिया या वायरस के कारण होने वाला फेफड़ों का संक्रमण है। यह बीमारी खास तौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा प्रभावित करती है। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, पुरानी बीमारियों या पहले से फेफड़ों की समस्या वाले बच्चों में इसका खतरा ज्यादा रहता है। इसके लक्षणों में बलगम वाली खांसी, पेट दर्द, भूख कम लगना, ठंड लगना और तेज या मुश्किल से सांस लेना शामिल है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी RSV भी सर्दियों की एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, जो बच्चों में बहुत तेजी से फैलता है। अक्सर इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। लेकिन समय से पहले जन्मे, 6 महीने से कम उम्र के बच्चे और पहले से बीमार बच्चों में RSV ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। इसके लक्षणों में खांसी का बिगड़ना, सांस लेते समय घरघराहट या सीटी जैसी आवाज, सांस लेने में दिक्कत और खाने पीने में परेशानी शामिल है। तो साफ है कि सर्दियों में बच्चों की सेहत को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है।
लक्षण दिखते ही डॉक्टर से सलाह लेना और समय पर इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है। जागरूक रहिए, सावधान रहिए और अपने बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। और आपको एक बार हम फिर से बता दें, अगर आपने अभी अभी हमारा ये कार्यक्रम देखना शुरू किया है तो आपके लिए हम बता दें, आज हम खास तौर से बात कर रहे हैं बच्चों में सर्दियों के मौसम में होने वाली बीमारियां, यानी कि जुकाम, नज़ला, खांसी और बुखार। अगर इस तरीके के लक्षण आपको अपने बच्चे में भी दिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये लक्षण काफ़ी दिनों से दिख रहे हैं और इसका कोई निदान नहीं हो पा रहा है, तो आप तुरंत हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800113060 और 61 ये हमारे टोल फ्री नंबर है। स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com ये है हमारा ईमेल आईडी। अब आइए हम यहाँ पर जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रदीप, सबसे पहले जो है वो मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आपसे सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे, जैसे हमने रिपोर्ट में भी देखा, छोटे बच्चों से जो है वो शुरुआत करते हैं। जैसे रिपोर्ट में भी देखा गया कि जो 6 महीने से कम बच्चे हैं या समय से पहले जो बच्चे जिनका हो जाता है, उनको अक्सर जो है वो इस तरीके की बीमारियां जल्दी जो है वो जकड़ती हैं। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? जो पहले से टाइम से पहले हो जाते हैं, जैसे जिनको हम प्री मैच्योर कहते हैं, टाइम से पहले हो जाते हैं, तो आमतौर पे देखा गया कि उनको जब वो जन्म लेते हैं तो उनको आईसीयू में रखा जाता है, जो न्यूबॉर्न केयर आईसीयू कहते हैं। तो उसमें अलग अलग चीज़ें, उनको जैसे सांस लेने में तकलीफ़ होना, वो थोड़ा सा कॉमन है उस बच्चों में। तो खास करके जिस बच्चों में सांस लेने की तकलीफ़ है और उनको हमने कुछ सांस लेने जैसे अच्छा हो जाएगा, जैसे कोई सपोर्ट देना है सांस लेने वाला, जैसे वेंटिलेटर पे रखना है या और कोई सपोर्ट में रखना है, तो उस बच्चों में होता है कि लंग्स डैमेज होना होता है उनमें कॉमनली। और वो जो बच्चे बड़े होते हैं, ठीक होके फिर घर जा रहे हैं, लेकिन उनका जो लंग्स, जो फेफड़ों का जो डेवलपमेंट होना था, जो ग्रोथ होना था, वो हो नहीं पाता। तो उसके बाद वो बहुत लंबा टाइम लेता है बढ़ने में और उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होने में। तो इसीलिए वो ज़्यादातर इस जो वायरस है, खास करके आरएसवी वायरस अभी जो बता रहे थे, उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन उनको कॉमनली हो जाता है। उनको कहते हैं हाई रिस्क लोग, हाई रिस्क बच्चे, तो उनका रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से जो कि लंग्स का स्ट्रक्चर और ग्रोथ दोनों अफेक्टेड हो जाता है, इसी वजह से वो ज़्यादा हुई आरएसवी वायरस से अफेक्टेड होते हैं और उनको आमतौर पे ये वायरस इन्फेक्ट करके फिर निमोनिया और सांस लेने वाली तकलीफ ज़्यादा होता है उनमें। बिल्कुल। डॉक्टर कमल, आपसे मेरा प्रश्न ये रहेगा कि सर्दी के मौसम में आमतौर पर किस तरह के जो वायरस हैं जो कि हवा में फैलते हैं, जिस वजह से बच्चों को इस तरीके की बीमारियां जकड़ लेती हैं, कुछ थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे? तो वायरस बहुत तरह के होते हैं। हमने 2-3 नाम गिनाए कि रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, आरएसवी है, इन्फ्लुएंजा है, पैराइन्फ्लुएंजा है। पर मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए वायरस का नाम जानना ज़रूरी नहीं है। वायरस बहुत सारे होते हैं, 150 से ज़्यादा वायरस होंगे। तो हमारे को ये देखना है कि आप उससे किस तरह से बचाव कर सकते हैं। अगर किसी को वायरल बुखार हो या इन्फेक्शन हो तो किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है और कब आपको अस्पताल जाना है, वो सबसे ज़रूरी सवाल है। अब वायरस में ज़्यादातर जो वायरल इलनेस होती हैं या वायरल बीमारियाँ होती हैं, उसमें ज़ुकाम, खांसी, नाक बहना, ये आमतौर पर बड़ा कॉमन होता है। 2-3 दिन के लिए बुखार भी आता है। तो अगर सिर्फ ज़ुकाम, खांसी, नाक बहना और थोड़ा हल्का बुखार है तो ऐसे में आप सिंपल घरेलू नुस्खे से भी इलाज कर सकते हैं कि आप अगर बुखार आए तो बुखार की दवाई दी जा सकती है। और ज़ुकाम में आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई खांसी का शरबत ना लें, बजाय उसके जो घरेलू नुस्खे होते हैं जैसे शहद, अदरक, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है, एक बात, दूसरा बच्चा सो नहीं पा रहा, दूध नहीं पी पा रहा, खेल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा सुस्त है या बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा है, तो इन परिस्थितियों में आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। पर अदरवाइज़ अगर आप उसके अलावा आप देखें तो ज़्यादातर जो वायरल बुखार होते हैं ये बहुत आम तौर पर घरेलू नुस्खों से ही अपने आप ठीक होने वाली चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा इसमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जी, वहीं डॉक्टर कमल, आमतौर पर ये भी सुना जाता है कि जब छोटे बच्चों को बुखार होता है तो इससे उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है, या कई लोग कहते हैं कि बार बार अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो इसका मतलब इसकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है। तो इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे, ये बात कितनी ठीक है, किस तरीके से जो माता पिता हैं उनको ये बात आसानी से समझाई जा सकती है? देखिए, बच्चा जो है, बच्चे का जैसे भी हम बात कर रहे थे रोग प्रतिरोधक क्षमता
जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं कि बीमारी से लड़ने की ताकत, वो पैदाइश होने के टाइम पर हर चीज़ नहीं आती है। तो बच्चे का जो शरीर होता है वो जैसे जैसे वायरस से एक्सपोज होता है, जैसे जैसे वायरस उसको टच करते हैं, वैसे वैसे उसकी इम्यूनिटी उसको समझती है और उसके अगेंस्ट ताकत पैदा करती है, ताकि अगली बार जब वो वायरस आए तो उससे बेहतर तरीके से निपट सके। तो कोई भी बच्चा जब शुरुआत में वायरस उसको मिलते हैं तो उसको उस समय ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, बुखार आना, सांस की दिक्कत आना, पर वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है। अब आमतौर पर जैसे आप देखें कि जब बच्चा जब तक घर में रहता है तब तक ऐसी दिक्कत नहीं आती, पर जब वो किसी प्ले स्कूल में जाना शुरू करे या बच्चा जब पहली बार स्कूल में जाना शुरू करे, जब वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर किसी बच्चे को कोई ना कोई जुकाम वायरस हो रहा होता है, तो उस परिस्थिति में हमने क्या देखा है कि शुरू के 1 साल के अंदर ऐसे बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हर वायरस उसके लिए नया है। तो शरीर जो है, जो बुखार होता है ना, ये वायरस की वजह से नहीं होता, ये हमारे शरीर की रिस्पॉन्स होती है उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसका एक सिम्टम है ये। तो बुखार आने का मतलब ये नहीं है, बुखार आने का मतलब तो ये है कि हमारा शरीर जो है कोशिश कर रहा है उस वायरस से लड़ने की। तो जो शुरुआती वक्त होता है, जब वो पहली बार प्ले स्कूल जाएगा या पहले स्कूल जाएगा, तो शुरू के जो 1 साल होता है उसके अंदर आमतौर पर ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी उसको जुकाम खांसी बुखार हो रहा है, पर आमतौर पर 1 साल के बाद धीरे 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 वो चीज़ ऐसी नहीं आती और फिर उसके बाद बच्चे हैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न जो था वो डॉक्टर प्रदीप से यही था, क्योंकि बहुत से माता पिता जो है वो उनका यही कंसर्न रहता है कि बच्चा अब स्कूल जाना शुरू हुआ है और जल्दी जल्दी जो है वो बीमार पड़ रहा है। ऐसे में जो है वो उनको चिंता भी बहुत आज हो जाती है। डॉक्टर प्रदीप, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, जैसे हम देख रहे हैं दिल्ली और आसपास जो है वो इस वक्त AQI भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पोल्यूशन की स्थिति भी बहुत जो है वो भयावह होती जा रही है। ऐसे में बच्चों का स्कूल जो है वो तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन घर में बच्चों को बांध के नहीं रखा जा सकता। बच्चे हैं, खेलने भी बाहर जाना चाहेंगे, तो ऐसे में सबसे पहले तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी किस तरह की हिदायतें जो है वो माँ बाप बरतें जिससे कि पोल्यूशन का असर जो है वो बच्चों के ऊपर कम से कम हो और इस तरीके की बीमारियां उनको कम से कम जकड़ें। हाँ, वो सही बात है। जैसे पोल्यूशन बढ़ता है कि एडवाइजरी आता है कि भाई आप स्कूल ऑनलाइन कर लो, बट बच्चा छोटा है और उसमें 2 चीज़ें होती है। एक तो आपका ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हो रहा है तो उसका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है ना। वो फोकस करके लैपटॉप में देख रहा है, किसके पास लैपटॉप नहीं है तो वो मोबाइल देख रहा है कि जो छोटा स्क्रीन है, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसको हम पहले भी एक बार डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पे इसी में, लेकिन वो उसमें सर दर्द ये सारे और आँख खराब होना वो सारे एक अलग प्रॉब्लम है। बट आपने जैसे कहा कि उसका शारीरिक एक्सरसाइज भी होना है, ठीक है, तो कैसे उनको हम बच्चों को कैसे किस टाइम, मॉर्निंग मतलब सुबह और शाम को पॉल्यूशन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि थोड़ा सा नमी रहती है उसमें, तो जो पॉल्यूशन है उसी में रह जाते हैं। जैसे कि हम स्मोक और फॉग उसको मिला के स्मॉग कह रहे हैं आजकल, है ना। तो मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में सुबह और शाम को सबसे ज़्यादा होता है पॉल्यूशन। सो हम क्या करें, बच्चों को दोपहर के टाइम में 10-11 बजे जिसमें कि थोड़ा सा धूप आना शुरू हो गया है, लाइट आना शुरू हो गया अच्छी तरह, उसी दौरान उनको पार्क में ले जाके उनको खेलने के लिए हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस दौरान थोड़ा सा ध्यान देना कि सुबह आप उनको भेजना नहीं या शाम को नहीं भेजना, उस टाइम सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। बच्चों का वैसे सांस का रेट ज़्यादा होता है, हम अगर 18 बार ले रहे हैं तो वो 40 बार 35 बार लेते हैं 1 मिनट में, तो उसमें उनको पोल्यूशन का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ये ध्यान रखना, खेलने के लिए छोड़ना, बट सुबह और शाम को थोड़ा अवॉइड करना, दिन के टाइम में पार्क में जाएं और खेलें। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर कमल, आपसे मेरा प्रश्न ये रहेगा कि जब बच्चों को सर्दी जुकाम होता है, नज़ला होता है, ये हमने रिपोर्ट में भी देखा, थोड़ी उनकी हार्ट बीट जो है वो भी तेज़ हो जाती है। कई बार बच्चे जो है वो शिकायत करते हैं खांसी के दौरान या बार बार जब उनको छींकें आती हैं तो उस दौरान उनके चेस्ट में भी जो है वो थोड़ा पेन होने लगता है। तो इस ऐसी कंडीशन को माँ बाप किस तरीके से जो है वो डील कर सकते हैं? ऐसे में फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या लिया जा सकता है? क्या बच्चे की कुछ घर में सिकाई करके किसी तरीके की राहत दी जा सकती है अगर चेस्ट में कंजेशन हो जाए, बच्चा बार बार खांस रहा है या छींक रहा है? तो अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन होगा तो ज़ुकाम खांसी एक्सपेक्टेड है, होता है, थोड़ा बहुत बुखार भी आता है। जब भी बुखार आएगा तो बुखार के समय हर इंसान की सांस थोड़ी सी तेज़ हो जाती है,
दिल की धड़कन भी थोड़ी सी तेज़ होती है, क्योंकि ये बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। हमारे लिए दिक्कत तब पैदा होती है जब बिना बुखार के भी बच्चे की सांस तेज चल रही हो, बिना बुखार के भी। अच्छा, कई बार ना माँ बाप जो है कन्फ्यूजन करते हैं कि सांस तेज चल रही है उसको बोलते हैं कि दिल भी तेज धड़क रहा है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। किसी बच्चे का अगर सांस तेज चल रहा है उसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल धड़क रहा है। दिल धड़कने के लिए हमारे को दिल सुनना पड़ता है। तो सांस तेज चलना बुखार के टाइम पर एक नॉर्मल चीज़ होती है कि बुखार, जब शरीर गर्म होता है तो बॉडी उसको ठंडा करने के लिए सांस तेज लेती है। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने बुखार की दवाई दी, बुखार उतर गया, उसके बाद भी सांस तेज चल रहा है, तब हमारे को देखना पड़ता है कि हाँ, इसको फिर इसका मतलब चेस्ट कंजेशन है। शरीर में जैसे हम कहते हैं ना कि छाती में अगर दर्द होगा, उसकी क्या वजह हो सकती है? एक वजह तो ये हो सकती है कि छाती जाम है, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार निमोनिया वगैरह में भी छाती में दर्द हो सकता है। आमतौर पर जो जैसे बड़े आदमी में, अगर जो बुजुर्ग में या किसी में अगर छाती में दर्द होगा लेफ्ट साइड में, हम कहेंगे दिल का दौरा और ये सब। छोटे बच्चों में आमतौर पर अगर कोई छाती में दर्द हो रहा है तो उसकी वजह आमतौर पर यही होती है कि उसको छाती जाम है या निमोनिया है। दोनों बहुत अलग अलग तरह की बीमारी हैं। तो मैं आपको जो सलाह दूंगा, अगर आप माता पिता की तरह सोचें, अगर आपको लगता है कि बुखार न होने के बाद भी बच्चे की सांस तेज चल रही है काफ़ी, तो आप बेहतर है कि आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि दोनों का अलग इलाज है। अगर छाती जाम है तो उसकी अलग दवाई है, अगर निमोनिया है तो उसकी अलग दवाई है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जो है नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ बाराबंकी से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो बच्चों में बीमारियां होती हैं, सर्दी और जुकाम और डायरिया, निमोनिया और बुखार, तो सर्दी में हमें बच्चों को किस हिसाब से बचाना, उसके पर हम कैसी सावधानी बरतें, क्योंकि फंगस बढ़ रही है, शीतलहर चल रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पे नंदस्वरूप जी, आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो हम यहाँ पर ज़रूर लेंगे हमारे विशेषज्ञों से, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार जो आपने सवाल पूछा है उसका उत्तर हम यहाँ पर ज़रूर शामिल करेंगे। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं सर्दी के मौसम में बच्चों को होने वाली बीमारियों के बारे में, जैसे कि सर्दी, जुकाम, नज़ला और बुखार। अगर इसी तरीके की परेशानियां आपके बच्चे को भी हैं और अगर आप इससे संबंधित कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो लगातार हमारे टोल फ्री नंबर्स और हमारा ईमेल आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप तुरंत हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल के ज़रिए अपने सवाल जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर कन्हैया लाल जी उज्जैन से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी कन्हैया लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हाँ, छोटे बच्चे आपका प्रश्न जो है वो हम तक साफ आवाज में नहीं पहुंच पा रहा है। मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराइए। इसके लिए दवाई का ठीक है, किस तरीके की सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए, यही हमारे पहले कॉलर जो है वो नंदस्वरूप मिश्रा जी का भी हमारा यही सवाल था। तो डॉक्टर प्रदीप, मैं चाहूंगी कि आप बताएं इसके बारे में कि सर्दी के मौसम में बच्चों को अगर सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला हो जाता है तो किस तरीके की सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए। साथ ही साथ डायरिया और निमोनिया की भी जानकारी लेना चाह रहे थे हमारे पहले कॉलर। तो जो नंदस्वरूप जी जो क्वेश्चन पूछे, जो प्रश्न पूछे वो वाजिब है। सर्दियों में डायरिया भी होता है, ठीक है ना, खांसी, नज़ला, जुकाम, निमोनिया के साथ साथ डायरिया। क्योंकि सर्दियों में जो चीज़ें होती है, दो चीज़ें, एक कीटाणु और विषाणु जो कहते हैं हम लोग ना, वायरस, वो मोस्टली जो सर्दियों में होता है वायरस के कारण होता है। और डायरिया बच्चों में खास तौर पे
वायरस से ही होता है, बैक्टीरियल डायरिया बहुत कम है। तो इसीलिए वो निमोनिया हो या डायरिया हो सारे वायरस से होता है। तो इसमें सर्दियों में हम क्या क्या थोड़ा सा लें कि बच्चों को ये सारी चीज़ें ना हो। तो पहले ये है कि हम बच्चों को ठंड से बचाना है। ठंड से कैसे बचाना है कि जैसे जितना कपड़ा आप पहन रहे हैं और आपको गर्म लग रहा है, तो बच्चों को आमतौर पे खास करके मैं 1 साल से कम वाले बच्चों के लिए मैं वो कहूँगा कि उनको एक लेयर एक्स्ट्रा कपड़ा उनको पहनाना है। आप मान लीजिए 1 स्वेटर पहन के आपको ठीक लग रहा है, तो बच्चों के लिए 2 स्वेटर चाहिए, ठीक है। तो उनको उसी में उनको अच्छा गर्म महसूस होता है। दूसरा है कि जैसे ठंड हो रहा है बाहर और कमरे में है, तो ऐसे बाहर भागते हुए नहीं चले जाना। वो एक उसमें क्या होता है ना, ये आप एक गर्म एनवायरनमेंट में हैं और बाहर चले गए, बाहर बहुत ठंड है, तो धीरे धीरे बाहर या फिर आपके जो बरंडा वगैरह में है थोड़ा सा वेट करके फिर आप बाहर जाएं, ठीक है। और कपड़े अच्छी तरह पहन के बाहर निकलें। पानी भी जो पीते हैं कि ऐसे ही ठंडा पानी रखा हुआ है हम पी लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा अगर आप इस टाइम में बच्चों को गुनगुना पानी पिलाएं, एकदम ठंडा पानी ना दें, तो वो भी एक बेहतर होगा उनको। साथ के साथ कि जो अच्छा खाना खाए वो उस दौरान। पानी की मात्रा कम हो जाता है सर्दियों में, तो पानी की मात्रा सही रहे, उनको पानी भी देना है, अच्छा आहार देना है। और जो हम बात कर रहे थे बाहर घूमना फिरना भी कराना है। ऐसे नहीं कि बाहर चले जाए तो निमोनिया हो जाएगा, खांसी नजला जुकाम हो जाएगा। उनको करने दो, सब कुछ करने दो, कपड़े पहन के करने दो, और एकदम से बाहर ना जाएं, थोड़ा सा धीरे धीरे बाहर उसमें एक्सपोज हो तो ज़्यादा बेहतर है। और जब दस्त भी हो जाए, चिंता करने की कोई बात नहीं, वो घोल बना के जो उसको हम ORS कहते हैं, उसको बार बार पिलाना है। अगर उसमें सुस्ती आता है तो फिर उसको आप सरकारी डॉक्टर खाना में ले जाना है, या किसी भी डॉक्टर जो आपके पास हैं वहाँ पे जाके दिखाना है। घबराना नहीं है, ये कॉमनली होता है और सब अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ये जो सारे चीज़ें होते हैं, अगर निमोनिया आ रहा है, डॉक्टर सिंगल जैसे बताया कि उसमें अगर कुछ हो रहा है और मैडम कहते कि सेकने से कुछ होगा क्या, नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। चाहती है अगर कोई तेज चल रहा है सांस, तो उसमें आप घर में कोई नुस्खा ना कराइए, नुस्खा नहीं अपनाइए, डॉक्टर के पास ले जाइए हॉस्पिटल में, उनको दिखाइए, तब जाके बच्चा ठीक हो जाएगा, उससे स्वस्थ हो जाएगा। हमारे अगले कॉलर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैम। विपिन जी आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि देखा जाता है कि कुछ बच्चों के लिए ठंडी चीजें खाने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, मतलब इस मौसम में, जैसे अमरूद है या फिर सेब है, दही है, या फिर ऐसी ठंडी जो केला है, ऐसी चीजें खाते हैं अगर, तो उन्हें सर्दी जुकाम और बुखार हो जाता है। मतलब सर्दियों के मौसम में वो ऐसी चीजें खा ही नहीं सकते, तो ये क्या कारण रहता है इन बच्चों के साथ में? जी। और दूसरा सवाल ये था कि देखा जाता है कि सारे बच्चों के कान भी बहने लगते हैं सर्दी जुकाम के साथ, तो ये किस वायरस के लक्षण है, मैं यही जानना था। थैंक यू। बिल्कुल, काफी अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर कमल क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? तो एक तो जो आपने बताया ना, एक ठंडा खाना और गर्म खाना, ये अब हमारी जो अभी चिकित्सा पद्धति है जिसे हम कहते हैं एलोपैथी, इसमें ऐसे हम इसको इस तरह से नहीं समझते कि कोई खाना ठंडा होता है या कोई खाना गर्म होता है। तो आमतौर पर हमने देखा है कि अगर कोई बच्चा बीमार है तो सबसे पहले तो उसका चावल बंद कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चावल ठंडा होता है, मतलब अगर आप ठीक से बना के कुछ भी खिला रहे हैं तो ज़्यादा उस वहम में ना पड़ें, क्योंकि एक बच्चे को बीमारी में स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छे आहार की, एक पोषक आहार की ज़रूरत होती है जो कि संतुलित होना चाहिए। तो उसमें हर चीज़ का इस्तेमाल करिए। अब हमारे यहाँ क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है उत्तर भारत की, तो उसमें गेहूं ज़्यादा पैदा होता है, तो हम गेहूं से बड़े कंफर्टेबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चावल खाने से हमारे को बीमारी हो जाएगी। ये मौसम की वजह से है, सर्दियों की वजह से हम ज़्यादा लोग इकट्ठे एक जगह जमा होकर रहते हैं, शायद उसकी वजह से भी वायरस एक से दूसरे को ज़्यादा जल्दी पकड़ता है। तो खाने का इसमें इतना रोल नहीं है जितना कि बाकी हमारे आसपास के पर्यावरण, नेचर और टेम्परेचर, इन सब का असर आता है। तो हमारी तो ये सलाह रहती है कि आप किसी एक खाने के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा करके बंद ना कराएं। अगर बच्चे का मन है खाने का, तो हाँ ये ज़रूर है कि बहुत ठंडा एकदम से देने की जरूरत नहीं है, पर आमतौर पर ठीक टेम्परेचर की कोई भी चीज़ आप खिलाएंगे तो बच्चे के लिए ठीक रहेगी। या रात के वक्त जो है वो ठंडी तासीर की चीज़ें आप थोड़ा अवॉइड जो है वो कर सकते हैं।
शाम के बाद मैं कहूंगा कि भाई ठंडा पानी, ठंडे कोल्ड ड्रिंक वो सब अवॉइड करें। गर्म लिक्विड्स जो होंगे, जो जैसे अगर आपने सूप दिया तो उससे कि एक गले कोले को राहत मिलती है। पर हम इसमें कोई किसी एक खाने को ऐसा बंद करने की सलाह, चाहे वो अब मैं 2 खाने जो बताता हूँ, एक केला और एक चावल, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप केला और चावल मत खिलाइए। अगर आप बाकी सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं तो वो रहेगा। दूसरा सवाल एक और भी था कुछ इन्होंने जो पूछा उनका था। दूसरा सवाल ये था कि कई बार जो है वो नज़ले के अंदर बच्चे के कान से भी जो है वो पानी बहने लगता है। कान से पानी, तो आमतौर पर कान से पानी का इन्फेक्शन तभी होता है छोटे बच्चों के अंदर, अगर बोतल से दूध पिलाया जाए छोटे बच्चों में, तो उसमें वो दूध का कान में जाने का बड़ा रिस्क रहता है। तो जो सिर्फ माँ के दूध पे होते हैं बच्चे, उनको आमतौर पर ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो बॉटल से होता है ना कि बॉटल आपने पिला दी और बच्चा सो गया, वो ट्रिकल करते करते वो सारा यहाँ पर गले में आ जाता है दूध, और वो कान में जाके फिर इन्फेक्शन करता है। तो हमें जो माँ के दूध पे बच्चे होते हैं उनमें कान में इन्फेक्शन कम मिलता है, जो माँ के दूध पे नहीं होते उनमें ज्यादा मिलता है। उसके बाद जो कान के इन्फेक्शन होते हैं वो बड़े इसके अलावा किसी और वजह, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होती है, वो कभी कभी किसी को होता है लेकिन कोई खास वजह कह पाना मुश्किल है। कुछ बीमारियां होती हैं जो कि बड़ी अनकॉमन है या रेयर हैं, जिनमें कान के इन्फेक्शन हो जाते हैं। पर अगर ऐसा किसी को एक से ज्यादा कान का इन्फेक्शन होता है तो फिर हमारे इसको ढूंढने की जरूरत पड़ती है। जी बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर प्रदीप, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि किसी बच्चे को नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार हुआ है या किसी को निमोनिया हुआ है, ये कैसे लक्षण जो है वो पता कर सकते हैं? अच्छा, हाँ, ये जानना जरूरी है। जैसे इसके कब हम डॉक्टर के पास जाएं, यही है उसका सवाल जो है। तो थोड़ा सा मैं वो कान वाला जो पूछ रहे थे उसके बारे में एक कहूँगा कि सर्दियों के साथ कान में दर्द होना ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारा गला और कान में ना कनेक्शन है। तो जब गले में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा सूजन आती है आमतौर पे, तो जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो जो एयर जा रहा था, आ रहा था, वो रास्ता बंद हो जाता है। तो वहाँ पे फिर वो पर्दे के ऊपर प्रेशर होके वो दर्द होता है। कभी कभी वहाँ पे थोड़ा सा जैसे बंद हो के ज़्यादा दिन रहेगा तो इन्फेक्शन होगा और फिर कान का इन्फेक्शन हो सकता है। सर्दियों में ये देखा जाता है। अच्छा, हम अभी चलते हैं कि हम निमोनिया, खांसी, जुकाम इसको कैसे समझें। खांसी, जुकाम और बुखार जो है वो शुरू हुआ, बच्चा मस्त रहता है, उसमें वो सुस्त नहीं लगेगा आपको। बुखार के टाइम में थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि बैठ गया, आपने बुखार की दवाई दी, जैसे बुखार उतर गया फिर भागना शुरू करेगा। बिल्कुल वो आराम से खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है, खा रहा है और बस नाक बह रहा है, और कभी कभी बीच में बुखार आ रहा है और हल्का सा कभी खांसी भी आ सकता है। लेकिन जब निमोनिया होता है, जिसमें कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, अगर बच्चा आपको सुस्त लगे, छाती चलने लगे, है ना, सांस तेज तेज सांस लेने लगे, छाती चल रहा है आपको लग रहा है, या फिर आप कपड़े ऊपर करके देखते हैं कि छाती धस रहा है, ठीक है, तो और बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहेगा जैसे खांसी नजला में जैसे होता है, निमोनिया में ऐसे नहीं, वो सुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो यही है, अगर तेज सांस लेना शुरू करे, बच्चा सुस्त लगे, छाती जो सांस लेने के टाइम में धस रहा है, वो छाती और छाती के नीचे जो ऊपर वाली पेट, तो आप साथ लेके जाएं हॉस्पिटल। और मैं एक बात और भी कहूँगा, जो भी बच्चा 1 साल से नीचे है और उसको बुखार आ रहा है, खास करके 6 महीने से नीचे बुखार भी आ रहा है, तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। ज़्यादा खांसी और वो धसना ना भी हो रहा है, आप एक बार उनको हॉस्पिटल दिखाइए। बाकी बड़े बच्चों में अगर सांस तेज चल रहा है, छाती धस रहा है, छाती चल रहा है सांस लेने में, तो फिर आप जरूर लेके जाएं, अपना नुस्खा घर पे ना अपनाएं। जी बिल्कुल। थोड़ा अगर हम यहाँ पर वैक्सीनेशंस पे अगर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा और प्रकाश डालें। डॉक्टर कमल, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब बच्चे छोटे होते हैं उनका वैक्सीनेशन कार्ड बनता है और तरीके की वैक्सीन्स जो है वो उसमें बच्चे को लगाई जाती हैं, क्या कोई इस तरीके की वैक्सीन भी उनके अंदर होती है जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़े, वो खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार उनसे जो है उसके अंदर थोड़ी शक्ति आए उस चीज़ को झेलने की? क्या इसी तरीके की वैक्सीन भी कुछ एज के अंदर होती हैं बच्चों की, इन्फ्लुएंजा या किसी चीज़ की? वैक्सीन क्या करता है ना, जैसे अगर एक बच्चे को एक वायरल या कोई इन्फेक्शन होगा, तो हमारा जो शरीर या इम्यून सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करके और उसके अगेंस्ट अपने आप को तैयार कर लेता है।
तो वैक्सीन क्या करती है कि बिना इन्फेक्शन हुए ही वो आपकी बॉडी को वो एक्सपोज कराती है उस बैक्टीरिया उस वायरस के कण से, ताकि आपका सिस्टम बिना इन्फेक्शन हुए ही उससे लड़ना सीख जाए। तो वैक्सीन एक तरह की एक तरीका होता है कि बिना किसी को इन्फेक्शन हुए भी आप वैक्सीन के जरिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब वैक्सीन ऐसी कई तरह की होती हैं। ज़्यादातर वैक्सीन जो भी सरकारी सिस्टम में, सरकारी अस्पतालों में जो फ्री लगती हैं, ये वो बीमारियां हैं जो तो या तो जानलेवा होती हैं, या अगर वो हो जाए तो इनसे बहुत दूरगामी उसके दुष्प्रभाव होते हैं। तो इसलिए ये वैक्सीन सरकारी, जो भी सरकारी अस्पतालों में लग रही हैं, ये आमतौर पर इसलिए फ्री रखी जाती हैं। तो कोशिश करें वैक्सीन लगवाएं, वरना चाहे वो काली खांसी हो, चाहे वो निमोनिया हो, आजकल न्यूमोकोकल वैक्सीन भी आती हैं जिनसे कि हम लोग जो कुछ तरह के जो निमोनियाज होते हैं उनसे उसमें बचाव हो सकता है। हर तरह के नहीं, कुछ तरह के। तो आम तौर पर जो हम जिनसे जो खतरे वाले निमोनिया होते हैं उनसे बचाव उनसे होती है। तो ये हमारी सलाह जरूर रहेगी कि वैक्सीन या जो ये जो वैक्सीन जो लगानी चाहिए वो सब लगवा लेनी चाहिए, वरना वो इन बीमारियां होने के बाद उसके दुष्प्रभाव के दूरगामी परिणाम होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये भी जो है हमारे दर्शक उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता है कई जो माँ बाप होते हैं या जो उनके परिवार के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये वैक्सीन जो है वो नहीं लगवानी चाहिए, इसके आगे जाके जो है वो बच्चे के अंदर साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि कई तरीके के जो भ्रम है वो भी हमारे समाज में है। तो एज अ डॉक्टर, या अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर अगर इस बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे यही था कि इस बारे में भी अगर हमारे दर्शक जाने तो उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो यहाँ पर ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में बच्चों को आम तौर पर जो है वो सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी जो समस्याएं हैं वो हो जाती हैं। और ऐसे में जो फर्स्ट स्टेप है वो आप क्या ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा भी इस समस्या से जो है वो जूझ रहा है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-113060, 1800-113061। जब भी आप इन पर फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और हमारा दूसरा विकल्प है हमारा ईमेल आईडी, जो कि है swasthkisan2024@gmail.com। यहाँ अगर आप ईमेल के ज़रिए अपने सवाल हम तक भेजते हैं तो अपना नाम और अपना शहर का नाम जो है वो लिखना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर प्रदीप, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, हमने ये भी जान लिया कि निमोनिया और जो एक नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार होता है उनमें क्या फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में अब मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स आप सजेस्ट कर सकते हैं जो कि ऐसे सर्दी के मौसम में बच्चों को इस तरीके की बीमारियों से थोड़ा बचाव हो सके? नहीं, हम जैसे कि कोई ऐसा बूस्टर फूड नहीं है जिसको कि देंगे तो हमारा ये सारी चीज़ें नहीं होगा। लेकिन अभी बात हो रही है ना संतुलित आहार, संतुलित आहार में सब कुछ होना चाहिए। जैसे कई लोग सर्दी के मौसम में बच्चों को जो है वो ड्राई फ्रूट्स खिलाना बहुत पसंद करते हैं, डेट्स देना जो है वो बहुत पसंद करते हैं, खजूर, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए लड्डू कई तरीके के जो है वो बनाए जाते हैं ड्राई फ्रूट के। तो मैं उस लिहाज से जो है वो जानना चाहती थी। तो देखिए, वो ड्राई फ्रूट्स में भी कैल्शियम वगैरह होता है, वो भी शरीर के लिए ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा कहते हैं विटामिन सी रिच फूड जो है थोड़ा सा हेल्प करता है, बट ऐसा नहीं है कि वो देंगे तो आपको खांसी, नज़ला, जुकाम नहीं होगा। तो इस सर्दियों में देखिएगा आप खास करके फ्रूट्स बहुत आते हैं, वो नेचर ने भी ऐसे बनाया। जैसे गर्मियों में जो फ्रूट्स हैं वो उसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें भी जो सर्दियों में फ्रूट्स आते हैं उसमें आपका विटामिन रिच फ्रूट्स होते हैं। वो तो जो कह रहे थे कि अमरूद देने से खांसी, नज़ला, जुकाम होगा, नहीं होगा, बल्कि उसको खिलाइए, है ना। तो फ्रूट्स एक है कि जिसमें, और नट्स भी आप उसमें भी है चीज़ें,
साथ के साथ आपको खाना भी खाना पड़ेगा, ये सारे भी देनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ बूस्टर फूड टाइप कुछ है नहीं जिसको कि आप खिलाएंगे तो नहीं होगा, बट फ्रूट्स आपके आहार में रोज का होना चाहिए, सर्दियों में हो या गर्मियों में हो। जी बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर कमल, आपके साथ एक मेरा यहाँ पे प्रश्न रहेगा, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन की जो है वो बात की, साथ ही साथ आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब बच्चे को चाहे वो 1 साल से 5 साल का बच्चा हो या 1 साल से छोटा बच्चा हो, 6 महीने का बच्चा हो, सबसे पहले जो है वो अगर कोई इस तरीके की समस्या आती है तो घर में सबसे पहले जो है वो घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं। बच्चे की नाक में कई जो बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं सरसों का तेल लगा दो, उससे जो है वो बच्चे की नाक खुल जाएगी, या फिर आप घी जो है वो गर्म करके छाती पे मल दो, उससे जो है वो छाती अगर जाम हो रही है तो वो खुल जाएगी। तो कई तरह के ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जो कि अपनाए जाते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या फर्स्ट एड ये लिया जा सकता है, या फिर सीधा अगर हल्का सा भी खांसी जुकाम बुखार हो तो सीधा डॉक्टर के पास ही जाए? तो आपके सवाल के ना 2 हिस्से हैं। पहला कि आप अगर आपको कब घरेलू नुस्खे अपनाने हैं और कब डॉक्टर के पास जाना है, इसमें आपको फ़र्क पता हो। और अगर आपको घरेलू नुस्खे अपनाने हैं तो कौन से वो घरेलू नुस्खे हैं जो कि इफ़ेक्टिव भी हो सकते हैं, कारगर भी हो सकते हैं और सेफ भी हो सकते हैं। तो पहला तो ये ना कि जब सर्दी होती है तो हर दूसरे तीसरे आदमी को जुकाम खांसी चल रहा होता है। अगर सिर्फ जुकाम खांसी के लिए आप अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल सारे के सारे फ्लड हो जाएंगे। तो सिर्फ अगर जुकाम खांसी है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा एक्टिव है, अपने सारे काम कर पा रहा है, तो सिर्फ जुकाम खांसी की चिंता मत कीजिए। जैसे हमने बताया ना, हम कहते हैं डेंजर साइन कहते हैं, जिसे कहते हैं खतरे के निशान जो होते हैं, वो आमतौर पर यही होते हैं कि अगर बिना बुखार के भी बच्चा सांस तेज ले रहा है तब आपको दिखाना डॉक्टर को ज़रूरी है। अगर बच्चा सुस्त है, लथार्जिक है, खा पी नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वरना आमतौर पर सिर्फ जुकाम खांसी के लिए घरेलू नुस्खे भी कारगर होते हैं। अब घरेलू नुस्खे में हम ये नहीं कहते, कई साउथ में कई कल्चर्स में होता है कि नाक में तेल की ड्रॉप्स डाल दी। अब वो कई बार तेल की ड्रॉप्स बच्चे अगर सांस में ले जाएं तो उससे बहुत खतरनाक निमोनिया भी हो सकता है। तो हम लोग आमतौर पर कहेंगे कि नाक में तेल की ड्रॉप्स ना डालें। हाँ, आप जैसे अभी हमने बताया था कि थोड़े से गुनगुने पानी वाले कोई थोड़ा गर्म सूप, इस तरह की चीज़ें बच्चे पी सकते हैं, रिलीफ आता है। स्टीम, अब स्टीम में भी होता है कि सेफली लेना। कई बार होता है अगर गर्म किसी बर्तन में पानी लेके आप बच्चे के पास रखें तो उसमें हमारे पास 1-2 केस ऐसे भी आते हैं जिसमें कि बच्चे पे पानी गिर गया और बच्चा जल गया। तो हमारे को अगर भाप भी देनी है तो वो भी बहुत सेफ तरीके से देनी पड़ती है। कुछ लोगों में आजकल कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसमें कि वो भाप क्रिएट करते हैं, गर्म भी नहीं होते ज़्यादा वो, तो वो भी सेफ होते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। तो ये सारे के सारे वही चीज़ें हैं जो कि आपके वायरल इलनेस को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उससे जो आपको परेशानियां हो रखी हैं उनको आप मिनिमाइज कर सकते हो कि गले में थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, थोड़ा सूदिंग इफेक्ट आएगा। पर ये वायरस जो होता है ना, ये अपने आप ही ठीक होता है। आप कोई दवाई दें या ना दें, जब तक कि उसमें कोई खतरे वाला निशान या कोई वो ना हो, तब तक के लिए आपको अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं खासतौर से छोटे बच्चों में सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों जैसे कि सर्दी, जुकाम और बुखार, इसके बारे में। तो कब आपने जो है वो डॉक्टर के पास जाना है, ये तमाम बातें जो है वो अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम जान रहे हैं। अगर आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना, पूछना है, समझना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप और डॉक्टर कमल इस वक्त जो है वो स्टूडियो में मौजूद हैं और आपके प्रश्नों का जो है वो यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। डॉक्टर कमल, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, बहुत से लोग जो है या बहुत से डॉक्टर्स जो है वो कई बार बच्चों को एंटीबायोटिक्स भी जो है वो रेफर कर देते हैं, तो कब बच्चों को एंटीबायोटिक देनी चाहिए और क्या इनके कोई लॉन्ग टर्म आगे कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं?
सो एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका कि बहुत सिग्निफिकेंट प्रभाव होता है हमारे शरीर पे। आमतौर पर जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं ज़्यादातर के अंदर हमारे को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जुकाम भी होगा, खांसी भी होगी, बुखार भी होगी और यहाँ तक कि कुछ बच्चों में सांस भी तेज चल रहा होगा, पर अगर छाती जाम है तो हम आमतौर पर एंटीबायोटिक नहीं देते। उसकी छाती को जो जाम होती है उसको रोकने के लिए हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, हम वो देते हैं। एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के अपने आप कतई ना लें, क्योंकि एक आपके लिए ये जान पाना कि उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा कई बार बहुत सांस में दिक्कत, बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस केस में भी ज़रूरी नहीं है कि उसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो, दवाइयों की ज़रूरत होगी। तो एंटीबायोटिक्स अगर आप लेंगे एक वायरल बुखार के अंदर, तो उससे बच्चे के अंदर एक ऐसे इन्फेक्शन की जिसमें कि फिर वो एंटीबायोटिक काम भी नहीं करेंगी, उनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि जहां आपको लगे कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, 3-4 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वहां पर डॉक्टर को ही ये डिसाइड करने दीजिए या डॉक्टर को ये सोचने दीजिए कि इसमें एंटीबायोटिक की जरूरत है कि नहीं है। आप अपने लेवल पे एंटीबायोटिक ना दें। कॉफ सिरप जिनकी हम बात करते हैं, जो खांसी के शरबत होते हैं, ये भी आप अपने आप बाजार से कॉफ सिरप लेने की कोशिश ना करें। कई बार वो बड़ों के कॉफ सिरप होते हैं जो गलती से बच्चे को दे दिए और उसकी वजह से उसको बहुत नुकसान हो जाता है, जो अभी आपने सुना भी होगा न्यूज़ में कि काफ़ी बच्चों को ये कॉफ सिरप से दिक्कतें आई हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये एंटीबायोटिक्स कॉफ सिरप लेना खतरे से खेलने की तरह होता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर कमल ने सजेशन दिया है कि जब भी बच्चे को अगर किसी तरीके की कोई परेशानी आती है तो आप खुद से जो है वो कोई इलाज ना करें, आप सीधा डॉक्टर के पास जाएं और वहीं से जो है वो बेहतर इलाज एक बच्चे को मिल सकता है। डॉक्टर प्रदीप, अब आपसे मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी, हम सर्दी, जुकाम, बुखार की तो बात करें, सर्दी के इस मौसम में बच्चों में होने वाली और कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और कौन कौन सी समस्याएँ जो है वो बच्चों को हो सकती हैं? हाँ, ये भी सर्दियों में खांसी, जुकाम, बुखार ये हो रहा है, हमें अब पता लग गया। उसमें क्या करेंगे वो भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों की पता लग गई, कब हॉस्पिटल जाना है, क्या करना है। सर्दियों में और जो चीज़ें होती हैं, एक तो कॉलर ने भी हमारे बताया कि डायरिया, सर्दियों में डायरिया भी थोड़ा सा ज़्यादा है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, बट सर्दियों में भी होता है। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में डायरिया भी होता है, वो वायरस के लिए होता है। उसमें भी आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर का सलाह लीजिए, घोल का पानी पिलाना शुरू कर दीजिए और हॉस्पिटल जाना है। और एक है कि हमारे जो स्किन है, त्वचा है, उसका रूखापन होता है सर्दियों में। आपने देखेंगे कि सर्दियों में आप ज़्यादा मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, है ना, तो नमी की कमी जो होता है हमारे इसमें, तो उसी के कारण त्वचा रूखापन आता है। और जिनको एक्जिमा वगैरह है, एक त्वचा का बीमारी है, उनको ज़्यादा उस टाइम दिखता है ना। तो सूखापन के लिए आप जैसे कि तेल लगा के हम नहाने जाते हैं, वो नहीं करके नहाने के बाद हम मॉइस्चराइजर लगाएं या नारियल तेल लगाएं, नहाने से पहले नहीं, बाद में, तो जो हमारा गीलापन है वो स्किन में रह जाएगा। ठीक है, तो सूखापन एक कॉमनली होता है। और जैसे सर्दियों में बच्चों का नहाने का मन नहीं करता, फिर 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में नहा रहे हैं, तो स्किन इन्फेक्शन जो कुछ एरिया में वो ज़्यादा होता है हमारे सर्दियों में, अगर नहाने की और जैसे कि सैनिटेशन की हम कमी करें, ये भी एक प्रॉब्लम है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि आस्थमा जिनको है, जिनको श्वास की प्रॉब्लम है, श्वास रोग जो कहते हैं, तो सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसका कई सारे कारण हैं, जैसे कि वो वायरस थोड़ा सा इन्फेक्शन होगा तो उसी वजह से भी बढ़ जाता है। पोल्यूशन बढ़ जाता है, जैसे हमारे दिल्ली जैसे शहर में, तो उसकी वजह से भी बढ़ जाता है। तो वो जो श्वास रोग जो है, आस्थमा जिसको कहते हैं हम लोग, वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, और कभी कभी ये पोल्यूशन का तो बहुत सारी चीज़ें हैं इफेक्ट करती है उसको। ना जाके अगर हम बात करें तो रूखापन त्वचा का, दस्त लगना, और श्वास रोग जिसको है उसको बार बार होना, स्किन इन्फेक्शन होना, ये सारे चीज़ें भी कॉमन होता है। दूसरा आपको ना कान की जो बात कर रहे थे, कान में भी वो दर्द होना, ये सारे भी ज़्यादातर सर्दियों में देखी जाती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर कमल, यहाँ पर अब आपसे मैं बात करना चाहूँगी, हम बाहर के पोल्यूशन की जो है वो बात कर रहे हैं, लेकिन इंडोर भी जो है वो काफ़ी पोल्यूशन रहता है। घर में रसोई घर है, तमाम चीज़ें हैं, खाना बन रहा है, क्या वो पोल्यूशन भी बच्चे को इफेक्ट कर सकता है, या इंडोर पोल्यूशन किसे कहा जा सकता है? इंडोर पोल्यूशन भी आउटडोर पोल्यूशन की तरह ही खतरनाक होता है। अभी हमें अगर हम देखें कि 2020 में हमारी एक स्टडी है कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में आज भी 47%, लगभग 50% लोगों में, घरों में
ये गैस सिलेंडर नहीं है, वो अभी भी वो लकड़ी जला करके या उपले जला करके खाना बनाते हैं। और क्योंकि बच्चा घर से बाहर नहीं जा सकता, तो वो माँ जो खाना बना रही है और वो बच्चा जो घर में है, वही सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। तो कुछ हद तक जो, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हमारे घरों में, जैसे आजकल हम जो धूप बत्ती, अगरबत्ती, स्ट्रॉन्ग सेंट्स, परफ्यूम्स, आजकल इसका भी बहुत चलन है, डिओड्रेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं जो सफाई में इस्तेमाल होते हैं, इन सब में हानिकारक केमिकल्स होते हैं। एक, अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है, जैसे हम बात करते हैं कि एज़मा अगर किसी को है, दमे की बीमारी किसी को है, तो वो इन केमिकल्स का उन पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि देखो, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम सबको पता है कि इस्तेमाल करने से नुकसान होता है, पर उसके अलावा भी जैसे धूप बत्ती, अगरबत्ती होता है ना, वो हमारी आस्था से जुड़ी हुई होती है, पर नुकसान वो भी बहुत करती है। हमने कई पुजारियों में देखा है कि उनमें दमा बहुत ज़्यादा होता है। तो घर के अंदर भी आप पोल्यूशन को रोकथाम करें कि आप ज़्यादा धूप बत्ती, अगरबत्ती और वो जो मच्छर भगाने वाली, कोशिश करें कि धुएं वाली चीज़ों से बचाव करें। ये इंडोर पोल्यूशन करते हैं, और जिनको दमा या इस तरह की बीमारियां हैं, उनकी दवाइयों के बावजूद उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट जो है वो आपने उठाया है, क्योंकि आमतौर पर हमें लगता है कि जो पोल्यूशन बाहर गाड़ियों से हो रहा है या जिस भी वजह से हो रहा है, वही जो है वो नुकसानदायक है। लेकिन आपने ये पॉइंट उठाकर हमारे और नयन चक्षु थोड़े खोल दिए हैं, क्योंकि इंडोर पोल्यूशन भी जो है वो भी हमें जो है उसको भी संतुलित करके रखना है, उसे भी जो है वो कम करना है। यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप, आपसे मैं जानना चाहूँगी, बच्चे को आमतौर पर हम देखते हैं कि कई बार डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कि ये बच्चे को नेबुलाइज कर दीजिए, तो ये नेबुलाइजेशन करने की नौबत जो है वो कब आती है बच्चे के अंदर? जब कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या नाक बंद हो जाती है? और क्या घर में बच्चे को आसानी से नेबुलाइज किया जा सकता है? हाँ, ये आमतौर पे जिनको दमे की शिकायत रहता है, बच्चों को भी, और जो बच्चों को, तो हम छोटे 5 साल से नीचे वाले बच्चों को दमा कहना और ये करना, वो डॉक्टर ही बताएंगे कि दमा है कि नहीं है। अब लेकिन बार बार हो रहा है, तो डॉक्टर कभी कभी कहते हैं कि निबुलाइज करना। अब जैसे निबुलाइजेशन घर पे जो मशीन लगा के कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट से ज़्यादा आजकल वो छोटे पंप वाले जो आ रहे हैं, अगर उसको हम सही ढंग से दें तो वो ज़्यादा कारगर होता है। एकदम छोटा बच्चा है, नहीं हो पा रहा है, तो निबुलाइज, पर निबुलाइज कर क्या रहे हैं, किससे कर रहे हैं, क्या दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डॉक्टर ही बता पाएंगे। आप अपने आप हिसाब करके कोई दवाई लेके या कुछ करके घर में निबुलाइज नहीं करना है। और निबुलाइजेशन अगर डॉक्टर कह रहे हैं घर पे हम कर देते हैं, थोड़ा सा राहत मिलता है, लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल में जो जितना होगा वो ऑक्सीजन के साथ होता है, आपको ढंग से बताया जाता है कैसे करना है। तो घर पे आप दवाई का मात्रा भी कितना लेना है, वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में जो हिसाब से होता है, घर में वो इतना नहीं होता। और धीरे धीरे ये पता लगे निबुलाइजर से हमारा छोटा वाला पंप जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट वो कैसे देना है आपको ट्रेन होना पड़ेगा, वो डॉक्टर आपको बताएंगे, तभी जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, चलते चलते मैं चाहूँगी आप दोनों ही संक्षेप में कुछ एडवाइस अगर देना चाहें हमारे दर्शकों को, तो क्या देंगे डॉक्टर कमल आपसे? तो आपके एक स्वस्थ शरीर के अलावा अपनी मानसिक हेल्थ जो होती है ना, अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को आप, जैसे अब डॉक्टर साहब ने बताया कि खासकर जब दिन में धूप होती है तो बच्चे को खेलने कूदने दें। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी हम नट्स वगैरह की बात कर रहे थे, 3 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, इनके पीछे के दांत नहीं होते हैं, तो अगर वो चबा के ना खा रहा हो तो ये मूंगफली, चने, दाने उनकी सांस में फंसने के और उनकी जान के खतरे के बड़ा चांस होता है। तो 3 साल से कम बच्चे को आप ये ऐसी चीज़ें, नट्स जो होते हैं ना, मूंगफली, चने, दाने ना दें। और बाकी बच्चे को बचपन है उसका अच्छे से बचपन निकलने दीजिए, खेलने दीजिए और अच्छा संतुलित आहार खाने दीजिए। जी बिल्कुल। और आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर प्रदीप? हाँ, जब भी किसी बच्चे को खांसी, नज़ला, जुकाम है, पर वो एक्टिव है, खेल रहा है, कूद रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुखार, अगर हल्का फुल्का बुखार भी आ रहा है तो आप बुखार की दवाई देके घर में इलाज कर सकते हैं। बट एक चीज़ है कि जो कॉमनली हम शहद देते हैं, शहद 1 साल से नीचे वाले बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना। अदरक का रस वो सारे आप दे सकते हैं, बट शहद 1 साल के नीचे जो बच्चे हैं, खास करके जो 6 महीने से नीचे के बच्चे हैं, उनको नहीं देना है इस हिसाब से। और जब भी आपको लगे कि बच्चे का सांस तेज चल रहा है, छाती धस रहा है, बुखार बहुत तेज हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है और बच्चा सुस्त लग रहा है, साथ ही साथ आप अस्पताल जाइए। अपने आप कफ सिरप खरीद के इस्तेमाल मत कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, उनका सलाह मानिए, उसी हिसाब से इलाज कीजिए।
बिल्कुल, और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, विषय से संबंधित इतनी अच्छी जानकारियां साझा की, उसके लिए आप दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे आज के स्वस्थ किसान में बस इतना ही। हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव अगर हमें देना चाहते हैं या आप चाहते हैं हम किसी विषय के ऊपर जो है वो अपने इस कार्यक्रम को करें, तो आप हमारा ईमेल आईडी जो है वो आप नोट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। और इसके साथ ही अगर आप आज के हमारे इस कार्यक्रम में अगर कोई जानकारी आपसे रह गई है, आप दोबारा से हमारे कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा से देखकर तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।